हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलॉनिक क्वेस्ट में। साथियों, आज है 7 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए आए हो तो। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि और रसिया ने दुनिया का चौंका दिया है जैसा कि तालिबान को। किस लिए? तालिबान आप जानते हो 2021 में अफगानिस्तान पर आकर के कब्जा कर लिया था तालिबान गुट के द्वारा, और उसके बाद जो अशरफ गनी की सरकार को उखाड़ फेंका गया था, तब से तालिबान वहां पर शासन कर रहा है। बाकायदे उन्होंने मंत्रालय बना रखे हैं, अपने बाकायदे एम्बेसीज बना रखे हैं और मतलब सब कुछ देश की तरह ऑपरेट करने लगे। जबकि पहले एक आतंकवादी संगठन था ये। धीरे धीरे सब मतलब भारत भी रिलेशन उससे अच्छा कर लिया है, लेकिन कोई देश अभी तक इनको एक देश के रूप में मान्यता नहीं दिया था। रूस ने मौके की नजाकत देखते हुए अभी एक मौके पर चौका लगाया है, और वो भी क्या कि तालिबान को ऑफिशियल तौर पर मान्यता दे दिया। इसका जियो पॉलिटिकल अगर ये सिनेरियो समझे हम लोग तो एक्चुअली में तालिबान से 2021 से में तालिबान जो है मतलब अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिकी वहां पर गए थे, तो अमेरिका को छोड़कर भागना पड़ा था वहां से। क्यों? इसलिए क्योंकि तालिबान को रोकने में वो नाकामयाब रहे थे। तालिबान अमेरिका के रहने के बावजूद आ करके धीरे धीरे कब्जा करता चला गया और अमेरिका को उसने अल्टीमेट दिया कि यहाँ से 10 दिन के अंदर अंदर निकलो। और जो अमेरिका के सैनिक है ना, वो आनन फानन में वहां से अपने सारे सैन्य हथियार वगैरह छोड़ छाड़ के वहां से भाग गए। ये स्थिति आ गई थी। अब 20 साल अमेरिका रहा था वहां पर, मतलब ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार थी। इस अमेरिका जैसे कि इधर अमेरिका जो है लगातार पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था। पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी जा रहा था, जैसा कि मतलब कुछ एग्रेसिव तरीके से खिलाफ तो हमेशा ही रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर रूस ने ये क्षेत्र में ना रीजन में अपना प्रभुत्व दोबारा से, जो कि 1980 के दशक में हुआ करता था, वैसे ही प्रभुत्व दोबारा स्थापित करने के लिए तालिबान की बात हो रही है, रिलेशन जो है वहां से मजबूत करने के लिए तालिबान को ऑफिशियल रूप में कंट्री का दर्जा दे दिया है। कोई भी गुट हो, कोई भी संगठन हो, जब वो कहीं पर कब्जा कर लेता है, अपनी सरकार बना लेता है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में कि अपने आप को वो मान्यता दिलवाना शुरू करे। मतलब ज्यादा से ज्यादा देश को एक्सेप्टेंस दिला सके कि मतलब हमको स्वीकार लो कि हम देश हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आज भी 70-80 साल हो गए हैं, लेकिन इजराइल पूरी दुनिया को अपना जो अपने आप के एक एक्सेंट के प्रभुत्व का वहां पर मान्यता दिलाने में नाकामयाब रहा है। पाकिस्तान जैसे देश जो है वो आज भी अपने इजराइल को देश नहीं मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इजराइल को अभी कंट्री नहीं मानते हैं। यही बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तालिबान जो है जब आया अफगानिस्तान को पूरा कब्जा कर, तो उसके बाद से अब 5 से 6 साल के बाद में 4-5 साल की बात हो रही है, 4 साल बाद में अब ये हुआ कि रूस ने इसको मान्यता दे दी है। तो ये बहुत बड़ा मूव है, जैसा कि खैर एक प्रकार से अमेरिका को चिढ़ाएगा भी है इस तरीके से। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये अगले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव आयोजन है, ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये होगा, जैसे खेलो इंडिया का बहुत सारे गेम होता है ना, आप सुनते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया हॉकी गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम है, ऐसे ही खेलो इंडिया बीच गेम अभी हुआ था कुछ दिन पहले ही। ऐसे ही अब खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुरू हुआ, ठीक। खेलो इंडिया वाटर गेम्स कह सकते हो। तो ये जम्मू कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर के डल झील आप सुने हो, डल झील मतलब कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है डल झील। श्रीनगर में है ये डल झील, और यहीं पर होगा। इसमें वाटर स्पोर्ट खेले जाएंगे। 5 प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, जैसे कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक ये चलेगा। और 5 प्रकार से जो स्पोर्ट गेम होंगे उसमें कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग और शिकारा रेसिंग, ड्रैगन बोट रेसिंग, ये 5 खेल शामिल हैं। अभी आयोजित किया गया है था जैसे कि पहला बीच गेम, जो ये ध्यान रखना है आपको, पहला खेलो इंडिया बीच गेम हुआ था। अब ये आपको याद रखना है। अब भारत की फ्रेश वाटर की लेक अब कहाँ पर है ये बता सकते हो आप? पानी की सबसे बड़ी झील जो कि कौन सी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। हाल ही में कौन सा राज्य 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बना? मतलब किस राज्य में 1 करोड़ जो शेयर बाजार से ज्यादा निवेशक हैं? देखो
जैसे 3 राज्य हैं, सबसे पहला है महाराष्ट्र, फिर दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और अब बन गया है तीसरा गुजरात। तीसरा राज्य बन गया है देश का जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स आ गए हैं। और यहाँ देखो, जैसे कि आप रिपोर्ट के थ्रू, आप न्यूज के थ्रू भी देख पाओगे कि गुजरात बिकम्स थर्ड इंडियन। जैसे कि अब 1 करोड़ स्टॉक मार्केट है। एनसीसी का डाटा करें, ये जो एनएससी डाटा होता है, एक यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब ये हुआ है टोटल देश में अगर बात किया जाए तो लगभग 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, अभी एनएससी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, लॉस कम करते हैं, जो भी होता है। अकेले मई में 11 लाख से अधिक नए निवेशक शामिल हुए हैं। ये एनएससी के अनुसार, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1992 में इसकी हुई थी और 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और आशीष कुमार चौहान जो है यहाँ के क्या है, ये इसके क्या होंगे आप समझ सकते हो, अध्यक्ष है भाई। एमडी और सीईओ का आप कह सकते हो जैसा कि, तो आशीष कुमार चौहान ये एमडी और सीईओ भी हैं। अब यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का होता है निफ्टी, जैसे निफ्टी जो 50 जो आप सुनते हैं ना इंडेक्स में इसका, तो ये इसका इंडेक्स निफ्टी जो 50 है ना, ये सेंसेक्स पे जो आता है बीएससी का एक होता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर बात करें बीएससी, तो ये होता है एशिया का सबसे पुराना है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक कौन सा है, तो ये है 1875 में स्थापित हुआ था, जो कि इसका भी हेडक्वार्टर जैसा कि मुंबई में ही है। और 1992 ही में जैसा कि अगर बात करें तो हम बता दें ये जो सेबी है ना, इसकी भी स्थापना 1992 में हुई थी और हेडक्वार्टर भी इसका जैसा कि कहाँ पर है, ये है मुंबई में। हाल ही में वनडे टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा प्लेयर कौन बने। वनडे और टेस्ट दोनों में ही डबल सेंचुरी बनाने वाले ये सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं अब शुभमन गिल। शुभमन गिल ने अभी क्या शानदार पारी खेली है, इन्होंने 269 की पारी इन्होंने खेली इंग्लैंड के खिलाफ। और इस पारी के बाद ये टेस्ट और वनडे के दोनों में ही सबसे युवा बन गए हैं प्लेयर। 200 लगाने वाले हैं, जैसे कि देखिए वनडे में ये 23 साल की उम्र में ही लगा दिए थे, तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़े थे। अब रोहित शर्मा 32 साल की उम्र में लगाए थे जैसा कि, तो ये 23 साल की उम्र में लगाया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात तो है ही, क्योंकि देखिए 23 साल में और 32 साल में फर्क तो होता ही है। इन्होंने अपने 23 साल की उम्र में जो कि वनडे में क्या किया था, शतक लगाया था, 132 दिनों में लगा दिए थे। इसके बाद अब टेस्ट में 2 साल बाद लगभग 25 साल की उम्र में ये टेस्ट में भी लगा दिए, तो टेस्ट और वनडे मिला करके सबसे युवा बन गए हैं 200 लगाने वाले। इन्होंने सुनील गावस्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ा। कैसे, ये एक्चुअली में ना इंग्लैंड में सबसे बड़ा स्कोर किसी इंडिविजुअल द्वारा बनाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। आप सोचो कितना पुराना रिकॉर्ड था सुनील गावस्कर जी का, जो कि 1989 में द ओवल में 281 रन बनाए, तब के जमाने में। सोचो 1989 में, 80 के दशक में इसके बाद का रिकॉर्ड अब तक बना था और अब जाकर के टूटा है। शुभमन गिल पहले भारतीय कप्तान भी बन गए हैं, तो इंग्लैंड के में जैसा कि 2 शतक लगाए हुए हैं। शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने का रूप में, कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी बन चुके हैं, क्योंकि 269 स्कोर अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने कप्तान के रूप में नहीं बनाया है। अब अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया। पुरुष हॉकी एशिया कप ये आयोजन राजगीर बिहार में होने जा रहा है। अब बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के राजगीर जिले में ये होगा और 2025 का हॉकी एशिया कप है। इसकी जो अवधि है, टाइम पीरियड होगा, 27 अगस्त से होने वाला है शुरुआत और 7 सितंबर तक, अगले महीने ये शुरू होने वाला है। 12वां संस्करण होगा इस बार का। अब देखो 4 साल के अंतराल में ये भी होता है। 2021 में होना था लेकिन कोविड की वजह से टाल दिया गया था, तो 2022 में किया गया था, फिर अब 2025 में किया जा रहा है। आप समझो कि इसका कारण यही है कि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि कोविड की वजह से 21 में होना था, अब 22 में हुआ, इसलिए 4 साल का चक्र अभी भी बरकरार है। खैर 2022 में जो हुआ था उसका खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता था और अब देखना होगा इस बार का विजेता कौन होता है। तो राजगीर बिहार में ये आयोजित किया जाएगा हॉकी एशिया। नया क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में किस राज्य की जो सुकन्या सोनवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है। तो जैसा कि सुकन्या सोनवाल ये रहने वाली है साथियों असम की, और असम की सुकन्या सोनवाल को कॉमनवेल्थ युवा शांति राजदूत नियुक्त किया गया है। कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर चुना गया है, जैसा कि ये है सुकन्या सोनवाल।
IIT गुवाहाटी की ये छात्रा भी हैं, अभी फाइनल ईयर में है और इनको संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले 2 सालों के लिए कॉमनवेल्थ में जो यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क जो है उसमें एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। तो कॉमनवेल्थ हाफ नेशन आप सुने ही होंगे। राष्ट्रमंडल देश जो है 56 देशों का एक ग्रुप है और ये 56 देश वे हैं जहां पर कभी न कभी ब्रिटिश शासन रहा था। इनको लेकर के कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया गया था 1926 में। तब ये से आज तक अभी तक जो कॉमनवेल्थ के बीच में कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बीच में जो बनती है उसे असेंबली भी कहते हैं और कमिश्नरेट भी बोला जाता है। जैसा कि कमिश्नर यानी उच्चायुक्त वहां नियुक्त किए जाते हैं। बाकी अन्य देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। अब जैसे दूतावास होता है तो यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन होते हैं उनके अंदर उच्च आयोग नियुक्त किया जाता है। खैर, राष्ट्रमंडल में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के 56 देश आते हैं। इनका हेडक्वार्टर लंदन में है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। 2025 में मतलब 2025-27 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। जैसा कि उत्तर प्रदेश किस शहर में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन महोत्सव शुरू हो रहा है, ये 5 जुलाई से शुरू हो चुका है लखनऊ में। जैसा कि लखनऊ में आम महोत्सव ये बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो इसमें 800 से ज्यादा प्रजातियां आम की दिखाई जाएंगी, शोकेस भी की जाएंगी। आम के लिए अगर उत्तर प्रदेश एक बड़ा महत्व रखता है, आम के जो एक्सपोर्टेशन के लिए, आम के उत्पादन के लिए, या कहे आम की 800 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं इनको देखने चखने इनके लिए लोग आएंगे। कहाँ पर? आवास शिल्प ग्राम लखनऊ में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 61 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन हो रहा है, तो लखनऊ में होगा, ये याद रखना है आपको। ये लखनऊ आप जानते हो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। और एक मत यहाँ पर जो दुधवा नेशनल पार्क है, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, यहीं पर मटकी ये तो मध्य प्रदेश का है लोक नृत्य। बट जैसे कि चरकुला, नौटंकी, कजरी, राजलीला, रामलीला, ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? कथक भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। जिले 75 है और सारी सीटों में अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की सारी सीटें सबसे ज्यादा होती हैं सारे राज्यों में। और जनसंख्या के मामले में भी जैसा कि उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में सेल ने कहां पर अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया? सेल से जैसा कि बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोल रहा है। कहां पर खोला है? तो इसको उन्होंने दुबई में खोला हुआ है, UAE में। UAE दुबई में जैसा कि बात करें तो कि एक बड़ा अमीरात है दुबई। UAE में 7 अमीरात हैं। उसकी अगर बात करें राजधानी वाली अमीरात है जो अबू धाबी। दुबई भी एक बड़ा अमीरात है, जब शारजा, दुबई और ये जैसे कि अबू धाबी है, ये सब इसके अमीरात हैं। दुबई भी एक बड़ा अमीरात है, सब शारजा, दुबई और ये अबू धाबी, ये सब उसके अमीरात हैं। तो यहाँ पर सेल ने अपना एक प्रकार से ऑफिस खोला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है नहीं, ये एक महारत्न कंपनी है। अब पहली बार ये वहां जा रही है, दुबई में हुआ है। इसमें केंद्रीय इस्पात और जैसे कि मंत्री जी जो है ना श्री HD कुमार स्वामी और दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास सतीश कुमार सीवन इसमें शामिल रहे हैं। भारत का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक अपने स्टील के जो उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक पहुंचाना। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और ये क्वेश्चन बनने के पूरे मतलब चांसेस हो सकते हैं। भारत ने 2030 तक अपने इस्पात उत्पादन क्षमता को कितने बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 300 मिलियन टन का, ये याद रखना। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जैसे कि हम बात करें तो 1954 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अमरिंदु प्रकाश। ये जुलाई 2025 में किसको सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सेबी का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है सुनील जयवंत कदम को। सुनील जयवंत कदम जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेबी के। तो 30 सालों के बाद, जो 30 सालों से ज्यादा जैसा कि इनका अनुभव रहा है, यहाँ पर काम कर चुके हैं सेबी। आप जानते हो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत में है। जो शेयर मार्केट होता है जैसा कि प्रतिभूति होता है या म्यूचुअल फंड वगैरह होता है ना, इनके लिए ये रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी स्थापना तो वैसे जैसे कि हम बता दें 1988 में हो गई थी 1958 में, लेकिन इसको जो फुल पावर मिली है वो 1992 में। हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है इसका।
तुहिन कांता पांडे इसके नए अध्यक्ष बने हैं और पिछली जो अध्यक्ष थी माधुरी वो पहली महिला अध्यक्ष थी सेबी की। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये बन गए हैं तेबीर सिंह। तेबीर सिंह पंजाब के रहने वाले हैं जैसा कि, और ये चढ़ाई कर चुके हैं माउंट एल्ब्रस पर। माउंट एल्ब्रस जानते हो कहाँ का है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप और उसके बाद फिर जो यूरोप वाले साइड में रशिया आता है ना, वहां पर। तो ये विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। सबसे कम उम्र में 6 साल की उम्र है इनकी मात्र 6 वर्ष की उम्र, 6 साल इनके और 9 महीने 4 दिन, जैसा कि ये इनकी एक एग्जैक्ट उम्र है। जो कि तेगबीर सिंह जो कहा ये बन गए हैं माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, बने हुए हैं। टोटल उम्र तो आप समझ गए 6 साल लगभग है। इससे पहले जो 2024 में अप्रैल में नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप तक सफलतापूर्वक ट्रैकिंग पूरी की थी। किसने की थी? तेगबीर सिंह जी ने ही की थी। तो ये इनके ऊपर मतलब जैसा कि हो गया है कि माउंट एल्ब्रस जो है चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं तेगबीर सिंह जी। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो अपनी वीडियो है पीडीएफ है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि आज का जो आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होते हैं आपको डेली मिलते हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि हाल ही में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को कितने महीने की सजा सुनाई गई। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा 12 जुलाई 2025 में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए। जैसे जुलाई 2025 में, तो ये कौन बनाए गए हैं ये भी आपको आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।